Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start part 2 of Unit 4 Block 3 MPC 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. We are going to start from 4.4, that is laws related to human rights in India. Human Rights Act जो है इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट भी कहते हैं 1993. ये 28 ऑफ सितंबर 1993 में रिलीज किया गया था. इसको इंडिया में लागू किया गया था. सो दैट इज वाई इसको 1993 भी ईयर डाला गया इसके साथ. सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स, ये डिपार्टमेंट इसके अंदर डाले गए सो दैट ये सारे इंश्योर करे कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और उनको सही से अपने हक मिल रहे हैं. सो इसमें जो राइट्स की बात की गई है वो कौन कौन से हैं जो ह्यूमन राइट्स हैं. बेसिकली ऊपर भी फर्स्ट पार्ट में भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ ह्यूमंस, ऑफ इंडिविजुअल्स, इसके बारे में यहाँ बात की जा रही है. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हर एक इंसान को ये सारे राइट्स मिले. अब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो एक डिपार्टमेंट बनाया गया, चेयरपर्सन है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. 1 मेंबर है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. अनदर एक और मेंबर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है. और 2 मोर मेंबर्स हैं जो वो लोग हैं जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, इनके मैटर्स के बारे में, उनको रखा गया है. तो जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर ए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये सारे के सारे members of commission for the discharge of functions specified in clause B to J of section 12, ये इसके अंदर आते हैं. सेक्शन 12 में इनके बारे में, इनके रोल्स और इनकी ड्यूटीज क्या होगी वो मेंशन किया गया है. तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कमीशन का वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जिनको वो सारी पावर्स होते हैं जो उनके लिस्टिंग में लिखा हुआ है कि ये क्या क्या काम करेंगे. उसके अकॉर्डिंगली ये जनरल सेक्रेटरी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कमीशन के, वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हैं. अगेन इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो दिल्ली में है, क्योंकि ये सेंटर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल करने की वजह से. और कमीशन जो है वो अपने ऑफिस को इंडिया में और कहीं पे भी स्टैब्लिश कर सकता है, उसकी मर्जी. ना स्टेट लेवल पे भी इसी तरह का कमीशन बना हुआ है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो अपनी पावर्स स्टेट पे अप्लाई करता है. और इसके जो फंक्शंस है वो भी स्टेट कमीशन ही डिसाइड करता है कि क्या क्या होंगे. अब स्टेट कमीशन में चेयरपर्सन आता है जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जो स्टेट है उसमें हाई कोर्ट ही सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है. सो इसीलिए जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के वो ही इसके चेयरपर्सन होंगे. अगेन एक मेंबर होगा जो जज रहा है हाई कोर्ट में, और एक और मेंबर होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज रहा है. और बाकी जो 2 मेंबर होंगे वो वही स्पेशल लोग होंगे जिनको नॉलेज है या जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है इस मैटर में. नाउ जो सेक्रेटरी होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट कमीशन का, वो अपनी जितनी भी ड्यूटीज हैं और जो पावर्स है उसको वो डिस्चार्ज कर सकता है एज पर द गाइडलाइंस जो भी उनको फंक्शंस बताए गए हैं उसके हिसाब से. और जो हेडक्वार्टर्स होते हैं स्टेट कमीशन के वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी स्टेट में बनाए जा सकते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है चीज. नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसने 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स बताए हैं सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए. पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 में दिया हुआ है. और हर एक आर्टिकल कुछ ना कुछ राइट्स के बारे में बात कर रहा है. सो ये प्रिंसिपल फाउंडेशन है सारे के सारे ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टी को लेते हुए बनाए गए हैं. तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन, सारे सिटीजन जो है वो इक्वल है और उनको जो कंट्री का लॉ है वो प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, इक्वली ट्रीट करेगा. आर्टिकल 15 कहता है कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना उनके कास्ट, कलर, लैंग्वेज के बेसिस पे सोशल या पब्लिक प्लेसेस में. और अगर हर एक पर्सन को इक्वल ही पब्लिक प्लेसेस को एसेस करने की इजाजत है, मतलब
जैसे पब्लिक प्लेसेस क्या हो गई, पार्क्स हो गए, म्यूजियम हो गया, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी चीज़ें हैं, वेल, बाथिंग घाट्स, टेम्पल्स, ये वाली चीज़ें, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ घूम सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं, उसको कोई स्टॉप नहीं करेगा। सो जो स्टेट है वो इस और स्पेशल प्रोविजंस है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, तो स्टेट ने वो भी अप्लाई किया हुआ है कि विमेन और चिल्ड्रन को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाए। आर्टिकल 16 स्टेट करता है कि कोई भी किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सारे के सारे सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं जो सबको पता ही होंगे, कुछ कुछ लॉ, जैसे अलग अलग कैटेगरीज को थोड़ा सा परसेंटेज दिया गया है कि इतने परसेंट वैकेंसीज उनके लिए होती है। तो पार्लियामेंट जो है वो लॉ इस्टेब्लिश कर रही है कि सर्टेन जॉब्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर डोमिसाइल्ड जो एप्लीकेंट्स है बस वही उस एरिया के भर सकते हैं। जैसे डोमिसाइल लगता है ना, कुछ लोग इसी पर्टिकुलर स्टेट के होने चाहिए करके, तो वो है इसमें आर्टिकल 16 में। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 में पास हुआ था, वो कहता है कि दिस राइट शैल नॉट बी कन्फर्ड टू द सिटीजन्स रिसाइडिंग आउटसाइड द कंट्री। मतलब ये जो राइट्स है ये उनके लिए नहीं है जो बाहर दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। ओके, नाउ आर्टिकल 17 जो है वो क्या कर रहा है, वो एलिमिनेट कर रहा है अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाला होता था ना, अछूत वाला वर्ड यूज होता था, वो अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करता है आर्टिकल 17। और ऐसे कोई भी काम करता है तो उसको ऑफेंस माना जाएगा अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है। आर्टिकल 18 कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है कंट्री को कि कोई टाइटल्स देने से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले राय बहादुर, खान बहादुर इस तरह के नाम देता था, अब वो एबोलिश हो चुके हैं और इस तरह के टाइटल्स नहीं दिए जा सकते किसी को। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 में दिया हुआ है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी कहीं पे भी अपनी स्पीच पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी इसी आर्टिकल, इसी राइट टू फ्रीडम में आता है। और ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि पब्लिक ऑर्डर्स अगर कोई आ गए हैं या सिक्योरिटी वजह से स्टेट कुछ रोकती है या मोरालिटी या डिसेंसी की वजह से कुछ इम्पोज करती है स्टेट, तो वो स्टेट का हक है ऐसा करने का। कभी कभी कुछ चीज़ें रोक दी जाती है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, तो इस राइट टू फ्रीडम के अंडर ये चीज़ें आ रही है, इस वजह से कर सकती है। एंड देन फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना आर्म्स के, मतलब हथियारों के बिना आप इकट्ठे हो सकते हो, असेंबली कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास हथियार है तो वो इलीगल है, वो माना नहीं जाएगा। और आप एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियंस बना सकते हो, मूव कर सकते हो फ्रीली अपनी इंडिया की टेरिटरी में, कहीं पे भी आपको कहीं पे भी रहने की इजाज़त है, आपको सेटल होने की इजाज़त है इंडियन टेरिटरी में कहीं पे भी। आप कोई भी प्रोफेशन कैरी आउट कर सकते हैं, आप कोई भी ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस या ट्रेड चला सकते हैं, लेकिन स्टेट कुछ कंडीशन में वो रोक सकती है मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर्स के वजह से, या उनको लगता है कि कहीं इंडिया की इमेज खतरे में है, तब वो ऐसा कर सकती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24 है। ये कोई भी ह्यूमन बींग्स की जो ट्रेडिंग होती है या उनको काम के लिए फोर्स किया जाता है किसी काम के लिए जो वो नहीं करना चाहता, उसको एलिमिनेट करती है, एबोलिश करती है। तो किसी भी बच्चे का एम्प्लॉयमेंट भी इसी में ही आ जाता है, चाइल्ड लेबर जो है, कि बच्चा जो 14 साल से कम का है उसको किसी भी डेंजरस एरियाज में काम नहीं करने देना है, जैसे माइंस, फैक्ट्रीज। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आते हैं इसमें हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को फ्रीडम है कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, फॉलो करने के लिए। तो सारे रिलीजन्स इक्वल माने गए हैं स्टेट में, और कोई भी रिलीजन जो है वो अपनी प्रेफरेंस से चूज कर सकता है, और सारे रिलीजन सेम है तो कोई स्टेट इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर कोई अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, सेफगार्ड के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोर्ट के सामने सब लोग बराबर हैं, बिना अगर उसके ऊपर केस फाइल हुआ है तो वो कोर्ट के पे जाके अपना राइट ले सकता है, फंडामेंटल राइट के लिए अप्रोच कर सकता है, और उसको किसी भी रीज़न से जेल नहीं हो सकती है। अगर कोर्ट ने कहा कि इसको जेल नहीं होगी तो उसको कोई जेल में नहीं डाल सकता, वो अपने राइट्स को कर सकता है, और अगर एविडेंस नहीं मिलता तो उसको फ्री कर दिया जाएगा।
राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 एंड 31 ये फैसिलिटेट करता है कि आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपनी रख सकते हो। आर्टिकल 31 ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जो अपनी कोई भी इंसान को आप रोक नहीं सकते कि वो अपनी प्रॉपर्टी ना बनाए। सो अगर मान लो उसकी प्रॉपर्टी को सरकार ने किसी रीजन से ले लिया, पब्लिक इंटरेस्ट से, कि वहाँ पे कोई पब्लिक पर्पस है, जैसे कि अभी हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, तो बहुत सारे लोगों से ज़मीन ले ली गई, तो उसको कंपेंसेट करेगी गवर्नमेंट, फ्री में नहीं लेगी। 1978 में ये जो प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी है ना, इसको एबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट से कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से। फिर अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट फंडामेंटल राइट में भी आता था, फंडामेंटल राइट में नहीं आता, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है। नहीं, नाउ राइट टू एजुकेशन, ये 2010 में स्टार्ट हुआ है ये वाला राइट, और ये 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और ये सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि बच्चे जो हैं इस एज ग्रुप के, वो स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो और स्कूल में पढ़ने आए, और उनको मना ना किया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जब ह्यूमन राइट्स बनाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दिए, तब कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम यही था कि हमारे को सिक्योर प्लेस प्रोवाइड की जाए, सारे जो लोग हैं वो उनको ये प्रिविलेज मिले कि वो सुखी से पीसफुली लाइफ जी सके। पीसफुल कम्युनिटी का एक सपना था, और ये फैसिलिटेट करते हैं, राइट्स प्रिविलेज भी देते हैं कि लोग अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। लेकिन कई लोग अपने मतलबी रीजंस की वजह से इसको मिसयूज भी करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इससे ज्यादा भी है बट कुछ चीजें यहाँ बताइए। जैसे मिसयूज ऑफ इंटरनेट, ये आता है किस लॉ को हम खराब कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट है ह्यूमन बींग्स का, इसको वायलेट किया जा रहा है। इंटरनेट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल्स को मिल जाती है जहाँ पे वो अपने आइडियाज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं वर्ल्ड को, है ना। वो इसका गलत एडवांटेज कई लोग उठा भी रहे हैं। ये है कि इसलिए हमारे बेनिफिट के लिए है, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, इंटरनेट की को यूज करके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, रायट्स हो रहे हैं, अनवांटेड वॉर्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, और ये सीरियस वायलेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट इज ह्यूमन ट्रेड, इंसानों को इधर उधर बेचा जा रहा है, फीमेल वर्कर्स को इधर उधर सेल आउट हो रहे हैं, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है, तो ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो भी इंसानों को एक इज्जत से रहना चाहिए वो नहीं रह पा रहे हैं। तो अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, तो उनको बहुत सारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं जो एक आम फंडामेंटल राइट्स है हमारे। और बहुत सारे कंट्री के पार्ट में ये बहुत एक्टिव भी है। कस्टडियल वायलेंस, कस्टडी में डेथ हो जाना, टॉर्चर करना, कस्टोडियल रेप हो जाना, ये कस्टडी के अंदर हो रहा है, मतलब लॉ की आंखों के नीचे हो रहा है। ये ऐसे एक्ट्स और मिसहैप्स हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है कि लॉज को सही से यूज़ किया जाए। सिविल राइट्स एंड सेफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स को वायलेट किया जा रहा है। लैंड एलिनेशन, राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर आता है ये। यहाँ पे जो ट्राइब्स होते हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी ज़मीनें खो रही हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, हाउसिंग स्कीम्स, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ऐसे करके ना उनसे ज़मीन छीन ली जाती है, चाहे वो बाद में वहाँ होटल खोल ले या कुछ और खोल ले, लेकिन इस नाम से उनसे ज़मीन छीन ली जाती है कि यहाँ पे हम कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ और ही करते हैं वहाँ पे लोग। सो अब ट्राइब्स को इधर उधर कम्यूट कर दिया, उनकी जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, उनकी जो प्रॉपर्टी का हक था वो उनसे छीन लिया गया, उनको कहीं और डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको पूरा पैसा नहीं दिया गया। नाउ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये राइट टू वर्क के अंदर आता है जहाँ पे कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही है फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट की वर्क प्लेसेस में। नेक्स्ट इज कंसर्न ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब कंजर्वेशन के नाम पे, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के नाम पे ट्राइब्स जो वहाँ पे रहते हैं लोकल एरिया में, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको वहाँ से फोर्स करके हटा दिया जा रहा है फॉरेस्ट की प्लेसेस से, तो वो अपने ही रिसोर्सेज से दूर हो रहे हैं। राइट टू ओन रिसोर्सेज जो है उसी से ही उनको दूर कर दिया गया है। नाउ होमिसाइड, डाउरी डेथ्स, मिसिंग वुमेन, एबॉर्शन ऑफ चाइल्ड, टॉर्चर ऑफ मैरिड वुमेन, ये बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं जो घर के अंदर होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सो ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो बेसिक राइट है होम एनवायरनमेंट का, उसको वायलेट कर रहा है।
तो ये ऐसे ह्यूमन वायलेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज, लॉज एंड रेस्पॉन्सेज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर कोई वायलेशन हो भी रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है आज तक, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टेट, नेशनल और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और कुछ स्ट्रेटजीज जो अप्लाई की गई हैं वो इस तरह से है। नंबर 1, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो 1993 में बना था और ह्यूमन राइट्स एक्ट्स के बारे में बात की गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन माना गया है। वो इन सबको देखता है और अपनी पावर को यूज करता है जहां पे भी देखते हैं कि वायलेशन हो रहा है। सो ये कमीशन रेगुलर टाइम्स पे मिलता है, कुछ इंटरवल्स पे मीट करके डिस्कस करता है। पिटिशंस जो आई होती है इनके पास कि भाई उनके साथ वायलेशन हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, जो विक्टिम्स होते हैं वो इनको रीच आउट करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और जो भी एक्शन वो ले पाएंगे इससे रिलेटेड वो लेते हैं। और अगर कोर्ट में कोई चीज पेंडिंग चल रही है तो उस पे भी एक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन। सो बहुत सारे ऑथर्स हैं जो आर्टिकल्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं सो दैट वो इन सब चीज़ों में फंस ना जाए, जो वायलेशंस है उसमें ना फंसे, उसके प्रे ना बन जाए। सो ये बहुत सारे प्रोमोज में भी दिखाई देगा, टेलीविजन में कुछ सीरियल्स के फॉर्म में आता है, एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आता है, डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्म में दिखेगा। सो उससे लोगों को ज़्यादा, जब ये एक ड्रामेटिक फॉर्म में दिखाया जाता है तो लोग ज़्यादा अवेयर होते हैं। पीस कमिटीज़, कुछ एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप के लिए बनी हुई हैं और वो कुछ मेंबर्स को भेजती हैं एज अ पीस कमेटी उन एरियाज में जो अफेक्टेड है, ह्यूमन राइट वायलेशन का शिकार हैं, ऐसे एरिया जहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वायलेशंस हो रहे हैं। सो ये कुछ स्टेट्स के नाम यहाँ पे इन्होंने बताया है जहाँ पे ऐसा किया गया है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कश्मीर, इन एरियाज में भेजे जा चुके हैं। लेजिस्लेशन, अब जो लेजिस्लेशन बॉडी है वो ये भी कोशिश कर रही है कि जो प्रेजेंट लॉज एंड एक्ट्स हैं उसको कुछ अमेंडमेंट किया जाए, उनको अब प्रेजेंट क्या कंडीशन है उसके हिसाब से कुछ चेंजेस लाए जा सके। सो जो हमारी नीड है अभी की, और अगर ऐसे कोई एक्ट्स दिखाई दे रहे हैं जो वायलेशन को, ह्यूमन वायलेशन को ठीक से प्रिवेंट नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है, उसको क्या किया जा सकता है उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। कैंपेन्स एंड शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, जो इंटरवेंशनल प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें कुछ और सिखाया जा रहा है, उसी में ऐड ऑन करके ये कैंपेन भी चलाए जाते हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहाँ पे लोग अवेयर होते हैं कि ह्यूमन राइट्स में डूज एंड डोंट्स क्या है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि डोंट्स में क्या आता है, सो इसीलिए वो ऐसे ही वायलेट कर देते हैं, अननोइंगली वायलेट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्टेप्स सजेस्ट किए जाते हैं कि कौन से स्टेप्स लेने हैं अगर वायलेशन हुआ है, और अगर नहीं पता है तो इसको वायलेशन कहते हैं। एंड देन एक्सप्लॉयटेशन कहीं पे है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए अगर हो गया तो क्या एक्शन किया जा सकता है, वो सब बताया जाता है। देन हेल्पलाइन नंबर्स आर ऑल्सो अवेलेबल, हेल्पलाइंस जहाँ पे फीमेल मॉलेस्टेशन हो गया या फार्मर सुसाइड हो गया, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो गया, तो ये विक्टिम्स कॉल कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। देन ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स स्पेशल बनाए गए हैं, 1993 में ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना दिए गए थे, और ये जो कोर्ट्स है ये ऐसे ही केसेस को डील करते हैं जहाँ पर वायलेशंस के केसेस हैं और जो एक्टिविटीज इस तरह की चल रही हैं। देन कंपेंसेशन, गवर्नमेंट पे करती है उन लोगों को जो इस चीज़ के विक्टिम होते हैं, जो सफ़र कर रहे होते हैं टेररिस्ट अटैक का, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या कुछ मिसहैप हो गया, फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह की चीज़ें हो गई, या ऐसे ही रायट्स हो गए, तब उस केस में जो विक्टिम्स हैं उनको कंपेंसेशन देती है और उसको बोलते हैं एक्स ग्राटिया पेमेंट्स, ये दिया जाता है। देन नेशनल कमीशन फॉर विमेन भी बना हुआ है जो ये उन जो लेडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, जो डेप्रिवेटेड है, जिनको टॉर्चर किया गया है, जो हैरास्ड हैं। सो ये नेशनल बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड है, इसमें चाइल्ड का नाम नहीं आया लेकिन वुमेन एंड चाइल्ड है। सो ये NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो 1990 में बनाई गई थी, और ये उनको टॉर्चर, हैरेसमेंट एंड किसी तरह का डेप्रिवेशन है तो उनको बचाने के लिए बनाई है, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई है, और उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए बनाई है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 3 MPCE 032। आई होप आपको ये वीडियो
की आउटलाइनिंग समझ आई होगी। फ्रेमवर्क है ये जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सेल्फ रीडिंग इज मस्ट, सो प्लीज़ एक बारी खुद से रीड ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं ये काम कंटिन्यू करूँगी। फिर डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ with rest of the students, and don't forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.